3, 4. ठीक है, अब करते हैं न्यूट्रिशन, विच इज़ आवर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। अच्छा, न्यूट्रिशन आई थिंक याद है। न्यूट्रिशन होता है जो हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, और वो फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, अब बात आती है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो ये दो ऑब्वियस सी बात है, सब एक जैसा फूड तो खाते नहीं है ना, लेने का तरीका एक जैसा है। जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो वो कुछ और तरीके से लेते हैं, एनिमल्स कुछ और तरीके से फूड इनटेक करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशन है ना, वो 2 टाइप्स का होता है। देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स फूड सिंथेसाइजिंग। पहले हम ऑटोट्रॉफिक ही पढ़ने वाले हैं, तो पहले वही सीख जाते हैं अच्छे से। छोटी क्लासेस से ही पता होगा ये तो। ऑटोट्रॉफिक होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत रटी हुई डेफिनेशन है, यही आपके 10th में भी है। जो सेल्फ फूड सिंथेसाइज करते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स। और जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये 2 टाइप्स की होती है। आपकी बुक में 2 टाइप्स की नहीं है, पर ऐसे ही जनरल याद रखो, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक हम पढ़ेंगे, और कीमोसिंथेटिक क्या है पहले इसको ही देखते हैं। कीमो मीन्स केमिकल्स और सिंथेटिक मीन्स फूड सिंथेसाइज। तो जो केमिकल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड लेते हैं, लेकिन वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होना चाहिए, कोई केमिकल होना चाहिए। जैसे कि सल्फ़र है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अगर उनको सल्फ़र मिल जाए, सल्फ़र अगर उनके पास है तो वो खुद अपना सल्फ़र से फूड बना देंगे, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं सल्फ़र बैक्टीरिया, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको नेगलेक्ट करके इग्नोर करते हैं। मेन है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कैसे? फोटो मीन्स लाइट और सिंथेटिक मीन्स फूड सिंथेसिस, ठीक है। और लाइट से कौन फूड प्रिपेयर करता है या फूड सिंथेसाइज करता है, तो वो प्लांट्स करते हैं। मतलब वो सनलाइट लेके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये चीज़ कभी भी एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते कि सनलाइट के पास खड़े हो जाओ और खाना बन जाएगा। हमें उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तभी खाना मिल पाएगा। तो इसी वजह से ये जो मोड न्यूट्रिशन है ना, ये 2 टाइप्स का है। क्योंकि कुछ तो हैं जो ऐसे ही नॉर्मली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खा लेते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक मीन्स जो लाइट का यूज़ करके फूड सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। बुक में भी यही चीज़ लिखी है। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉफ्स में एग्जाम्पल दिया है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया अभी, कीमोसिंथेटिक में सल्फर बैक्टीरिया है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, ओके। उसके बाद दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफ्स, जैसे कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई, जो कि किन पर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड सिंथेसाइज, ठीक है। फूड प्रिपरेशन के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इनकी भी एक ख़ास चीज़ क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ही बॉडी एक्वायर करती है। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब हेटरोट्रॉफ्स लेते हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल सब्सटेंस में, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सिंपल है, वो सिंपल चीज़ें समझती है। सिंपल सब्सटेंस माने ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, इन चीज़ों में कन्वर्ट करना पड़ता है और हमारी बॉडी वही इनटेक करती है। तो मैम अब ये कौन करता है, जो हम चबाते हैं वहाँ से हो जाता है? नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। और एंजाइम्स क्या होते हैं,
एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। ठीक है, बायोकैटालिस्ट। अच्छा, कैटालिस्ट तो पता ही होगा, जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ ब्रेक डाउन करनी है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, टाइम कम कर देते हैं। और बायोकैटालिस्ट का मतलब हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, ये होते हैं बायोकैटालिस्ट, और ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम हेटरोट्रॉफ्स लेते हैं। ठीक है, और हेटरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल क्या थे, यस, एनिमल्स एंड फंजाई। अब इसमें ही सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वही लिखा है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर, क्या करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, आउटसाइड से सब्सटेंस लेते हैं। अब मैम ये सब्सटेंस तो बाहर से ले रहे हैं तो डिपेंडेंट होने चाहिए। देखो, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेता है ना, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो एयर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनको कहीं से वो लेना नहीं पड़ रहा, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है उसकी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करके वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि फूड बनाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर हम खाना खाते हैं सपोज़, तो हम एक बारी में तो सारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। वही चीज़ प्लांट्स भी करते हैं। तो यही प्रोसेस है कि इसमें वो मटेरियल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और उसको भी कन्वर्ट करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी होती है आपकी सनलाइट, और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल हेल्प करता है। तो ये जनरल रिएक्शन तो याद ही होगा, इसमें ये होता है फोटोसिंथेसिस का जनरल रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या मिलता है, ग्लूकोज, यस, C6H12O6, और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, और यही ऑक्सीजन को हम लेते हैं। क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सनलाइट को ट्रैप करेगा वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, ओके मैम, ये होगी फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ग्लूकोज बना, ये एक बारी में तो यूज़ होगा नहीं, तो स्टोर कैसे होता है, देखो यहाँ पर लिखा है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और एनिमल्स में यहाँ पर लिखा ही है स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और एनिमल्स में या फिर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यही जनरल रिएक्शन की मैं बात कर रही थी। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, 6CO2 + 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives glucose, oxygen and 6 water molecules। अच्छा, सीधी सी बात है, यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी आप ले सकते हो, और यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 6 ही वो लेता है, यूटिलाइज तो 6 ही करे ना, और बाकी 6 तो बाहर निकाल दिए। तो दो तरीके से आप रिएक्शन ले सकते हो, पर बुक में ये है तो आप ये वाला ही याद रखो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अब फोटोसिंथेसिस बचपन में इतनी ही पढ़ी थी, अब थोड़ी और डिटेल है। डिटेल में क्या है देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो एक बारी में नहीं होती है। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया और एकदम से ग्लूकोज बन गया, नहीं, ये 3 स्टेप में अकर करती है, 3 स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप भी एकदम नहीं होते, वन आफ्टर अनदर नहीं होते, को कभी डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं वो, और यहाँ पर तो हम दिन की बात कर रहे हैं कि दिन में एनर्जी होती है तब खाना बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग इससे पता चलता है कि ये जो है एकदम से नहीं होता, एक स्टेप दूसरे स्टेप के बाद इमीडिएटली नहीं होता, इसमें भी थोड़ा टाइम डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है। ठीक है,
फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, सेकंड है कन्वर्जन और थर्ड है रिडक्शन। अब मैम ये 3 इवेंट्स कैसे समझेंगे? देखो, अब्जॉर्प्शन ये तो समझ गए थे ना कि क्लोरोफिल एनर्जी लेता है, तो वही लिखा है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या करता है, सेकंड स्टेप क्या है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, ये याद रखना है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखो यहाँ पर एनर्जी ली, याद करने का तरीका, क्लोरोफिल ने एनर्जी ली लाइट एनर्जी और उसको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, दैट इज सेकंड स्टेप। और उसी में ही स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी, मतलब जो लाइट आई, लाइट क्या करेगी, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर देगी। मतलब इसको जनरली अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊंगी, स्प्लिटिंग ऑफ, अच्छा यहाँ पर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने ली सनलाइट या फिर सनलाइट ही लिखते हैं, या फिर लाइट एनर्जी, और उसको जब वाटर की हाइड्रोलिसिस हुई तो वहाँ यूज़ किया, उससे क्या हो गया, वो लाइट एनर्जी से यहाँ पर तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उसने काम करा, किस में कन्वर्ट कर दिया, H2+O2 में। अब ये H2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फ्यूज़ करेगा, मतलब H2+CO2 फ्यूज़ करेगा, फिर आपका जो प्रोडक्ट है C6H12O6 तब बनेगा, ठीक है। और उसमें भी ये ऑक्सीजन है जो बाहर निकलती है एक्स्ट्रा, क्लियर है। देखो क्या हुआ, फर्स्ट तो वही था एब्जॉर्प्शन, सेकंड है कन्वर्जन, कन्वर्जन में भी केमिकल एनर्जी कैसे बनेगी, जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। थर्ड स्टेप में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन क्या होती है, हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है, तो हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड में, तभी तो ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, मीन्स थर्ड स्टेप आपका रिडक्शन है। तो ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वही बात आ गई, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। अब मैम डेजर्ट प्लांट्स का ऐसे समझ नहीं आ रहा, कैसे बताएं, तो डेजर्ट प्लांट्स का मैं आपको बताती हूँ। देखो, तो डेजर्ट प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है, कैक्टस है, एलोवेरा है, ठीक है। इनमें क्या होता है, अगर दिन में स्टोमेटा ओपन रह गए तो ट्रांसपिरेशन होती है स्टोमेटा से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होती है, वो तो रात को भी हो जाती है, लेकिन दिन में क्या होगी, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होगा, और डेजर्ट प्लांट है तो वहाँ पर तो पानी पहले ही कम है, तो इसीलिए नाइट में क्या होता है, नाइट में स्टोमेटा ओपन करते हैं, दिन में डे में क्लोज होते हैं और नाइट में ओपन करते हैं। तो नाइट में क्या प्रोसेस चलती है, नाइट में स्टोमेटा ओपन है, तो स्टोमेटा ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एंटर करेगी स्टोमेटा में, कार्बन डाइऑक्साइड जाके चली जाती है मीजोफिल सेल्स में, ठीक है। अब मीजोफिल सेल क्या है, अभी जस्ट इसके इमीडिएटली बाद, इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, उसमें मीजोफिल सेल समझ आ जाएगा क्लियरली। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करी, वो चली गई मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गई है मैलिक एसिड में, क्योंकि रात को तो यूज़ हो नहीं रही, अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तो रहेगी नहीं, तो उसका एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम मैलेट भी बोलते हैं और मैलिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये मैलेट और मैलिक एसिड जब नेक्स्ट डे होगा तब ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ आ गई, और बिकॉज डे में स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो वाटर लॉस नहीं हुआ, तो वाटर वहाँ से आ गया, और डे में सनलाइट होती है तो सनलाइट क्लोरोफिल ने ट्रैप कर दी और सनलाइट भी मिल गई, तो हो गई ना फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, तो तीनों तो हैं। इसमें बस ये स्टेप एक एक्स्ट्रा था, इसमें क्या होता है कि वो इंटरमीडिएट बनाता है, बस ये याद रखना, और इंटरमीडिएट है आपका मैलिक एसिड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रात में मिली, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस हुई वो नेक्स्ट डे हुई, ठीक है, नेक्स्ट डे हुई।
तो यहाँ पर बन गया आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये आपकी फोटोसिंथेसिस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। अब करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट लीफ। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा क्लियरली, ये वाला, ये जनरल लीफ है जो हम देखते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पर नेमिंग बहुत अच्छी करी है। जो उसमें मिडरिब ये होती है मिडरिब, ठीक है, और लीफ ब्लेड होती है, जो लीफ आप पकड़ते हो वो लीफ ब्लेड होती है, या फिर उसको लैमिना भी बोलते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो मिडरिब से निकली होती है इनको बोलते हैं वेन्स, एक्स्ट्रा ब्रांचेस बोल सकते हो, या फिर आप वेन ही डायरेक्टली जो बुक में लिखा है वही नाम याद रखो, साथ में याद भी रहेगा और भूलोगे भी नहीं। अच्छा, अब इसका क्रॉस सेक्शन किया है, यहाँ पर इस लीफ का एक क्रॉस सेक्शन दिया है, देखो। अब क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको ही मेजर करके बड़ा करके दिखाया, यहाँ पर पॉइंट किया है ना इन्होंने कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये इस पॉइंट यहाँ का लिया है। तो जो लीफ होती है ना उसमें एक अपर एपिडर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस होती है। देखो यहाँ पर लिखा है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ये आई थिंक बुक में वीडियो में थोड़ा छोटा दिखेगा, तो मैं आपको बड़ा दिखा के करती हूँ। ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। देखो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब जो एपिडर्मिस होती है ये फर्स्ट लेयर ऑफ लीफ होती है, अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट फर्स्ट लेयर होती है। एपिडर्मल सेल्स की बनी होती है, इसलिए इसको अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। दूसरी चीज़, इसमें एक वैक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है। वैक्सी क्यूटिकल से क्या होती है, आपकी लीफ ना शाइनी लगती है, ऐसे ख़राब भी नहीं होती है। तो वैक्सी क्यूटिकल होती है ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ। उसके बाद अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में होते हैं आपके मेसोफिल सेल्स। यही हैं वो मेसोफिल सेल्स। ये जो सर्कुलर बनाए हैं या लॉन्ग बनाए हैं, एक्चुअली ये 2 टाइप्स के होते हैं इसमें। एक होते हैं जो लॉन्ग वाले हैं और बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगे हैं, जिसमें कोई स्पेस नहीं है ज़्यादा, वो होते हैं पैलिसेडे मेसोफिल। और ये जो मैंने सर्कुलर बनाए हैं, ये जो सर्कुलर हैं और दूर दूर हैं जिनमें काफ़ी स्पेस रहा है बीच में, वो स्पेस है आपका एयर स्पेस, और वो सेल हैं आपके स्पॉन्जी मेसोफिल। तो यही हैं वो मेसोफिल सेल जो डेजर्ट प्लांट्स में काम कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने का और स्टोर करने का, ठीक है। अब मैम ये ग्रीन ग्रीन क्या है, तो ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स जो मैंने इतने सारे लगाए हैं वे हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्योंकि लीफ है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट ट्रैप करने में। तो इतने सारी सेल्स मिलके ही सनलाइट ट्रैप करते हैं, तभी फंक्शन करती है लीफ प्रॉपरली, क्योंकि उसका खाना वही बनता है ना। ओके, ये जो पैलिसेडे सेल्स है ना, पैलिसेडे मेसोफिल सेल्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी देखो कितनी ज़्यादा है, भर भर के होती है, क्योंकि ये अपर एपिडर्मिस की तरफ है, जबकि लोअर एपिडर्मिस में इतना नहीं होता। और वैसे भी सनलाइट अगर पड़ेगी तो ऊपर पड़ेगी ना, तो इसलिए ऊपर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्स ज़्यादा ऊपर होना इंपॉर्टेंट है। तो पैलिसेडेस मेसोफिल सेल्स ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करते हैं या ट्रैप करते हैं सनलाइट को एज़ कम्पेयर टू द स्पॉन्जी मेसोफिल। अब बात आती है ये गार्ड सेल, यहाँ ही आपका स्टोमेटा है। स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे होता है, ठीक है। और ये गार्ड सेल क्या करते हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। गार्ड सेल में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एपिडर्मल सेल्स में नहीं होता। इनमें कभी भी ड्रॉ मत करना, गार्ड सेल्स में ही होता है। और बिकॉज यही स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं, तो यहाँ से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो गैस यहाँ से एंटर करेगी, एयर स्पेस में जाएगी। क्लियर है, ये है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अच्छा, इसके बाद आती है एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस की। फर्स्ट है एक्टिविटी 5.1, देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी 5.1 के लिए हम लेंगे पॉटेड प्लांट विद वेरिगेटेड लीव्स, जिसमें डार्क और ग्रीन कलर के पैचेस होंगे, जैसे कि मनी प्लांट है या क्रोटोन्स है। उसके बाद उसको 3 दिन के लिए हम डार्क रूम में रखेंगे ताकि उसका सारा स्टार्च यूज़अप हो जाए। उसके बाद 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखेंगे।
लीफ को प्लग करना है, उसके बाद इसके ग्रेन एरियाज़ को शीट ऑफ पेपर से मार्क कर देना है। शीट ऑफ पेपर से मार्क करने के बाद इसको हम डिप करेंगे बॉइलिंग वाटर में। ये प्रोसेस 3 to 4 मिनट्स तक चलेगी। उसके बाद अल्कोहल में इसको डिप करेंगे। अल्कोहल में डालने के बाद इसको वाटर बाथ देंगे, इसको बॉईल करेंगे। इससे क्या होगा कि जो कलर है ग्रीन लीफ का वो निकल जाएगा, जैसे कि आप रिज़ल्ट में अभी देखेंगे। जो अल्कोहल है वो ग्रीन हो जाएगी, अल्कोहल का कलर ग्रीन हो जाएगा और जो लीव है उसमें जस्ट जो डार्क कलर था वहाँ पर ही रह जाएंगे पैचेस। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा, ये ब्लू ग्रीन कर देगा उस एरियाज़ को जहाँ स्टार्च प्रेजेंट होगा, और जहाँ प्रेजेंट नहीं है वो एरिया ब्लू ग्रीन नहीं होंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। एक्टिविटी के बाद है स्टोमेटा के बारे में। देखो यहाँ पर हमने तो छोटा सा गार्ड सेल पढ़ा कि एक स्टोमेटा बताया है, लेकिन स्टोमेटा एक्चुअली दिखता कैसा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा ड्रॉ किया है। ये है आपका स्टोमेटा, कैसा दिखता है, ये है गार्ड सेल। थोड़ा और बड़ा सेक्शन दिया है देखो इसका। ये जो गार्ड सेल हैं, ये मैंने आपको बोला ना इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट कितना सारा भर भर के है। और एक अब सेल है तो न्यूक्लियस होगा, तो ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। ये मत सोचना कि इन्होंने यहाँ पर मार्किंग नहीं करी तो ये क्या ड्रॉ कर दिया। तो ये सेल है तो न्यूक्लियस ड्रॉ किया है, हर सेल में न्यूक्लियस होता ही है। ओके, उसके बाद ये जो यहाँ पर ओपनिंग है ये है स्टोमेटल पोर। अच्छा, स्टोमेटा होता क्या है एक्चुअली? स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, यहाँ पर लिखा है देखो, स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। और इनका काम क्या है? इनका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स। ठीक है, अब गैसेस एक्सचेंज होता है कि मैम ये ओपन ही रहते हैं, क्लोज नहीं होते। कैसे क्लोज होते हैं? पहले तो बात आती है कि ओपन कैसे होते हैं। अच्छा, ओपन कब होते हैं? एक्चुअली यहाँ पर एक वैक्यूल भी होना चाहिए, वैक्यूल भी होता है, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये है आपका स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा में यहाँ पर वैक्यूल होता है, यहाँ पर। ठीक है, ये है वैक्यूल। तो कंडीशन क्या है कि जब वैक्यूल में वाटर फिल होता है, जब वाटर आता है उसके अंदर, जब वाटर एंटर करता है तो वैक्यूल स्वेल अप हो जाते हैं। अब कोई चीज़, बैलून के अंदर पानी भरोगे तो बैलून तो फूलेगा ही, तो वही चीज़ यहाँ पर है। वैक्यूल में वाटर फिल कर दिया तो वो स्वेल अप कर गया। अब जब भी स्वेल अप करेगा तो स्टोमेटा ओपन करेंगे। देखो कितना इजी है। और इसका उल्टा ले लो कि अगर वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है तो वो श्रिंक कर जाएंगे, और श्रिंक करेंगे मतलब स्टोमेटा क्लोज्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वैसे देखो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। द गार्ड सेल्स swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open। वही चीज़ आ गई, गार्ड सेल में जब वाटर गया तो वो स्वेल कर गए और स्टोमेटल पोर ओपन हो गए। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। ठीक है, अब अगर ट्रांसपिरेशन हो रही है तो क्या पानी निकलता ही जाएगा? नहीं, वो बंद भी तो होंगे। अब पानी ऐसा नहीं कि रूट से अंदर गया और लीव से बाहर निकाल दिया, यही चीज़ थोड़ी ना करते रहेंगे। वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ भी करेंगे, तो वही चीज़ उसमें होती है। इस वजह से वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ताकि और ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो। इसके बाद आती है एक्टिविटी 5.2। एक्टिविटी 5.2 में हम लेंगे 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स जो कि सेम साइज़ के होंगे। उनको हम 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखेंगे ताकि उनका सारा स्टार्च यूज़ अप हो जाए। देन उनको ग्लास प्लेट्स के ऊपर रखेंगे और एक की तरफ रखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वॉच ग्लास में, जो कि अब्जॉर्ब कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड को। उनको हम कवर करेंगे बेल जार से, और एयर टाइट करने के लिए हम वैसलीन लगाएंगे अराउंड द बेल जार। सनलाइट में रखने के बाद आफ्टर 2 आवर्स हम ये अब्जॉर्ब करते हैं। जब लीफ प्लक आउट करेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च की प्रेजेंस को देखेंगे तो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो गई थी, मीन सेकंड वाले में स्टार्च बनेगा ही नहीं। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। ओके,
अब एक्टिविटी के बाद यही चीज़ वापस यही बता रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आई वो तो एयर से आई, और सॉइल से वाटर लिया और फोटोसिंथेसिस हुई। देखो यहाँ पर लिखा है वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बस ये दो ही चीज़ें चाहिए और ग्लूकोज ही बनना है। अरे प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, इतना कुछ रिक्वायर्ड होता है, और भी मटेरियल चाहिए होता है। तो इन ये कहाँ से आता है? तो यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से लिए जाते हैं। देखो आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस ये तो समझ आता है क्योंकि ये मेटल्स होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन तो गैसियस फॉर्म है ना, तो ये एटमॉस्फेयर से क्यों नहीं लेते, ये सॉइल से क्यों ले रहे हैं? नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन का यूज़ कहाँ करते हैं ये? अब नाइट्रोजन से प्रोटीन्स बनाते हैं। मैंने बोला ना जो ग्लूकोज बना वो तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्रोटीन्स भी तो चाहिए उनको, तो प्रोटीन कौन बनाता है? नाइट्रोजन। लेकिन अब बात आती है कि ये नाइट्रोजन को लेते कैसे हैं सॉइल से? तो नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, or it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। देखो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो ले ली, लेकिन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से क्यों नहीं ले रहे? ये इसका रीज़न क्या है कि वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में ले रहे हैं। देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। क्लियर है? ठीक है। एटमॉस्फेरिक, अच्छा ये ज़्यादातर लिग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, लिग्यूम्स वाले प्लांट्स में। ये लिग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है। देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिंपल लीव्स से एंटर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि पोर्स वहाँ है, स्टोमेटा वहाँ है, लेकिन वो वापस चली जा रही है, उसको लीव्स एंट्री दे ही नहीं रही। ऐसा क्यों है? ऐसी क्या शील्ड लगी है, क्यों नहीं जा रही? तो फिर नाइट्रोजन की एंट्री वहाँ से तो नहीं हो रही, तो नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है? अब नाइट्रोजन गया आपका रूट नोड्यूल्स में, जो रूट्स होती हैं वहाँ पर नोड्यूल्स होते हैं ऐसे, और उसमें क्या होता है? देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कहाँ एंटर कर गया? रूट नोड्यूल्स में। और रूट नोड्यूल्स जो पिंक कलर का था, देखो मैंने पिंक कलर को बड़ा करके बताया है, रूट नोड्यूल से जो नाइट्रोजन है वो चला गया रूट नोड्यूल के अंदर। ठीक है, अब ये अंदर ये क्या है ऑरेंज कलर का? तो ये आपका ना राइजोबियम बैक्टीरिया है। याद रखना राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया का ही फंक्शन है कि नाइट्रोजन को लेके उसने क्या किया, देखो क्या किया, नाइट्रोजन लिया और उसको कहाँ कन्वर्ट कर दिया? अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। और ये अमोनिया भी सीधा लिग्यूमिनस प्लांट्स या प्लांट्स नहीं लेते। अमोनिया को लेने के लिए भी एक और चीज़ चाहिए, अमोनिया को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे सिंप्लीफाई होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, और अमोनिया चला गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास, वो भी रूट्स में ही होते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रोसेस अभी हो रही है रूट में हो रही है। कौन से बैक्टीरिया हैं? पहले थे राइजोबियम बैक्टीरिया जिसने नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिन्होंने अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी थी, टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। देखो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और वो कहाँ चले गए? टेकन अप बाय द प्लांट विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पर ये चीज़ अब क्लियर होगी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से इन्होंने क्या कर दिया, किसने? राइजोबियम बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया उसको अमोनिया में, और अमोनिया को भी कन्वर्ट कर दिया फर्दर नाइट्राइट और नाइट्रेट में। किसने? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने। ठीक है, ये ऐसे होती है। और ये नाइट्राइट और नाइट्रेट कहाँ यूज़ होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़। आई होप सो कि ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बहुत इंटरेस्टिंग है।
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के ऊपर, जैसे कि हम हैं, हम प्लांट्स से लेते हैं, एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, और हम तो प्लांट्स एनिमल्स दोनों भी खा लेते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम सब आ गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ पर लिखा होगा देखो अच्छा ये तरीका बताती हूँ क्या है। एक्चुअली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ना दो तरह, ये भी अलग तरह से न्यूट्रिशन हो सकती है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर खाना डाइजेस्ट करके फिर बॉडी के अंदर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट। ठीक है, और ये होते हैं आपके फंजाई, ब्रेड मोल्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। इसका एग्जाम्पल याद रखो, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्या करते हैं, फूड को बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर बॉडी के अंदर लेते हैं, लेकिन दूसरे होते हैं जो हमारे जैसे हैं, जो कि फूड को अंदर लेते हैं, अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं और अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाता है। एक और है जो है पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी, ये क्या होती है, फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं लेकिन उसको बिना मारे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कसकटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचीज एंड टेपवर्म्स। ये किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, लेकिन ये उसको हार्म नहीं करते। ठीक है, हार्म नहीं करते। तो ये होती है पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अच्छे से समझने के लिए ये है, देखो हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स फूड सिंथेसाइजिंग, मतलब जो दूसरों पर फूड सिंथेसाइज के लिए डिपेंड करते हैं। अब बार बार तो मैं भी थक गई बोल के, अब तो याद हो गया होगा। अच्छा, हेटरोट्रॉफ्स 3 टाइप की न्यूट्रिशन करते हैं, सेप्टोट्रॉफिक भी होती है, पैरासिटिक और होलोजोइक। ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के साथ। सेप्टोट्रॉफिक क्या होते हैं? विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रेड मोल्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। जो मैंने बोला ना कि जो बॉडी के बाहर फूड ब्रेक डाउन करते हैं और बाद में उसको अपने अंदर लेते हैं, तो वही चीज़ ये है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। डेड एंड डिकेइंग का मतलब ही वह चीज़, बैक्टीरिया उस पर ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं, फिर उसके बाद उसको अब्जॉर्ब करेंगे बॉडी के अंदर। तो इसमें ये एग्जाम्पल्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया, फंजाई लाइक ब्रेड मोल्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। दूसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक पैरासाइट्स जो होते हैं जो कि दूसरे पर रहते हैं, और दूसरा भी लिविंग होना चाहिए, विच फीड ऑन लिविंग होस्ट बट विदाउट किलिंग द होस्ट। क्लियर हो गया? वही जो हार्म नहीं करता होस्ट को। होस्ट कौन है? होस्ट है जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि मस्क्यूटो अगर किसी ह्यूमन के ऊपर बैठा है, उसका खून ले रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो होस्ट है वो कौन है? वो ह्यूमन है, और मस्क्यूटो आपका पैरासाइट है। एग्जाम्पल है इसके कसकटा या अमरबेल। अमरबेल एक प्लांट है, ठीक है, ये भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है, तो ये भी हेटरोट्रॉफ्स में आता है, येलो कलर की होती है, किसी प्लांट के ऊपर एक। अब अमर बेल है, बेल तो समझ ही गए हो बेल कैसी दिखती है। उसके बाद है टिक्स, लाइस, लीचीज एंड टेपवर्म्स, ये सारे पैरासाइट्स हैं। थर्ड है होलोजोइक। होलोजोइक कौन होते हैं? जो हम हैं। हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स इनटेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड बॉडी देन डाइजेस्ट इट। हम जो खाना खाते हैं वो हवा तो होती नहीं, गैसेस तो होता नहीं, तो हम सॉलिड या लिक्विड फूड ही लेते हैं और बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। तो ये ऐसी 3 टाइप की न्यूट्रिशन होती है जो कि हेटरोट्रॉफिक के टाइप्स में भी आती है, हेटरोट्रॉफिक के टाइप्स में ही आती है, सॉरी। ओके, एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले तो ह्यूमंस, अमीबा भी वही करता है, पैरामीशियम भी वही करता है, जितने भी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स हैं, सब यही करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आता है अमीबा का, बताया है आपकी बुक में। अमीबा में कैसे, देखो आई थिंक ये ऐसे क्लियर होगा। देखो अमीबा का स्ट्रक्चर ये है। अमीबा कैसे फूड लेता है? बाहर फूड पार्टिकल है
अमीबा ने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा इलोंगेटेड किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई, टेम्पररी बनाता है, ऐसा नहीं कि उसकी बनी होती है ऑलरेडी। वैसे फूड को इनटेक करने के लिए स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। और बाद में आपका जो फूड है, आपका नहीं सॉरी अमीबा का जो फूड है वो चला जाता है फूड वैक्यूल के अंदर, और अमीबा उसको अंदर ही इंजेस्ट और डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अंदर ही उसकी डाइजेशन हो गई। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अमीबा टेक्स इन फूड using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। वही चीज़ लिखी है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा और उस फूड को फूड वैक्यूल के अंदर ले लेगा। ऐसे ही पैरामीशियम भी होता है। एक्चुअली ये सारे ना यूनिसेलुलर का पहले बताया है, यूनिसेलुलर होता है अमीबा। अब यूनिसेलुलर सारे एक जैसे तो न्यूट्रिशन नहीं करते, जैसे कि पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन उसमें एक डेफिनेट स्पॉट होता है या स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से फूड अंदर आता है। लेकिन अमीबा तो कहीं से भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लेके फूड वैक्यूल बना के फूड इंजेस्ट कर सकता है। लेकिन पैरामीशियम में एक स्पेशल स्पॉट है जहाँ से फूड एंटर करेगा, ठीक है। और ये जो फूड जाएगा उस स्पॉट में वो कौन लेके जाएगा? सीलिया। एक्चुअली पैरामीशियम के आउटग्रोथ मतलब पैरामीशियम के बाहर, जैसे यहाँ पर स्यूडोपोडिया लगी है एक्सटेंशंस, वैसे उसके बाहर बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं। अभी आपको पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें दिख जाएगा। तो न्यूट्रिशन कैसे लिए पैरामीशियम ने? सीलिया के थ्रू फूड को इनटेक किया, ठीक है। सीलिया दिख गया होगा कैसे होते हैं। उसके एंटायर सरफेस पर उसकी बॉडी, उसका जो सेल है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है तो वही उसको कवर करते हैं। ओके, अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि हमारा न्यूट्रिशन है। तो आपके लिए अमीबा में सिर्फ यही चीज़ और पैरामीशियम का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है मेन। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल है इतने सारे कि पैरासिटिक कौन है, होलोजोइक कौन है, या फिर सेप्रोट्रॉफिक कौन है, वो इम्पॉर्टेंट है। मेनली जो अब हम पढ़ेंगे वो है हमारा सिस्टम ऑफ डाइजेशन या न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो एक लॉन्ग ट्यूब है, कंटिन्यूस है, जैसे कि यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा। ये पूरी जो ट्यूब दिख रही है, अच्छा मैं नॉस्ट्रिल से बता रही हूँ, टंग से देखो, यहाँ से माउथ से होता है ना स्टार्ट, तो ये पूरी जो ट्यूब जहाँ गई स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस, ये पूरा है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और ये क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 5.3, पहले वो कर लेते हैं। एक्टिविटी 5.3 में हम लेंगे 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, दोनों में स्टार्च सोल्यूशन डालेंगे। उसके बाद बी में हम डालेंगे सलाइवा, उसको 20 to 30 मिनट्स वेट करवाएंगे, अनडिस्टर्ब रखेंगे। उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे। आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने के बाद हमें कलर चेंज दिखेगा। ए में कलर चेंज आ रहा है, वो ब्लू कलर की हो गई, जबकि जो बी है वो पेल येलो कलर की रह गई। इसमें आयोडीन सोल्यूशन का कलर पेल येलो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्च है वो बी टेस्ट ट्यूब में सलाइवा में एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, वहाँ पर उसकी ब्रेकडाउन हो चुकी है। बिना स्टार्च के आयोडीन सॉल्यूशन पेल येलो कलर दे रहा है। ओके, अब आ गई एलिमेंट्री कैनाल फिर से। पहले तो ऐसे ही समझा था कि एक ट्यूब होती है, लेकिन अब क्या है, अब एलिमेंट्री कैनाल की डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका माउथ, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ये है माउथ, वो तो मैम दिख ही रहा है, माउथ है। माउथ के अंदर दो चीज़ें हैं जो फूड को फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। कौन कौन सी? एक है टंग और एक है टीथ। डाइजेशन नहीं बोल सकते, ब्रेकडाउन में हेल्प करती है, डाइजेशन में कुछ और करता है, वो ही आपके लिए न्यू है। देखो, जो माउथ है उसमें टीथ होते हैं। टीथ क्या करते हैं? आपके जो फूड है, जो आपने फूड लिया है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल में च्यू करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपका जो एंजाइम का एक्शन है वो बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है।
जितना छोटा सरफेस उतनी जल्दी डाइजेशन होती है, इसलिए बोलते हैं कि खाना चबा चबा के खाना चाहिए। तो टीथ होते हैं, दूसरी टंग है। टंग क्या करती है? सलाइवा को मिक्स करती है। अब मैम सलाइवा से ही रिलेटेड है बच्चे। देखो, माउथ में होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। देखो यहाँ पर लिखा है, जो आपका सलाइवा है वो एक्चुअली वाटर नहीं है। एक्चुअली वो क्या है? यहाँ पर लिखा है, इट इज़ अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अभी के लिए यही याद रखो कि 3 होते हैं, और वो 3 का काम क्या है? मेनली सलाइवरी ग्लैंड नाम दिया है, मतलब सलाइवा सिक्रीट करेंगे। अब ये सलाइवा में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, ठीक है। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। देखो, जो सलाइवा है, जो सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता है? फूड का एक तो पहले तो सलाइवा के साथ मिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कार्ब्स ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन सबसे पहले माउथ से ही स्टार्ट होती है। अगर आप प्रॉपर फूड के साथ सलाइवा मिक्स कर रहे हो तो काफ़ी हद तक डाइजेशन माउथ में ही हो जाती है कार्ब्स की। और कार्ब्स में भी क्या? स्टार्च कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपल शुगर में, या फिर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो माउथ में क्या होता है? माउथ में होती है कार्ब्स की डाइजेशन। कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज करता है। किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है, और सिंपल शुगर आपकी माल्टोज है, MALTOSE, माल्टोज। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब फूड तो हो गया, फूड का सारा प्रोसेस हो गया। अब जो सलाइवा के साथ जो मिक्स हुआ फूड उसको बोलते हैं बोलस। वो बोलस आपका जाता है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो एक तो बहुत स्मूथ होती है, म्यूकस की बनी म्यूकस की लाइनिंग होती है। म्यूकस एक्चुअली एक स्लाइम की तरह होता है जो कि फिसलने में हेल्प करता है, वरना आप जब खाना निगलते हो वो एकदम स्टमक में जाता है, ऐसे थोड़ी ना खुद ही चला जाता है। ईसोफेगस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। देखो यहाँ पर लिखा है, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement occur all along the gut. अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या है, इसके लिए वीडियो देखते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसी वजह से बोलस जो आपका फूड है वो आगे स्टमक की तरफ जाएगा। तो ये है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड। अब जो आपका बोलस है या जो फूड है, अब वो एंटर कर गया है स्टमक में। देखिए यहाँ पर ईसोफेगस में बोलस था, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हुई, अब फूड चला गया स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं, एक तो रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरी चीज़ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको बोलते हैं पैप्सिन। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पैप्सिन। इसके अलावा जो तीसरी सिक्रेशन है वो है म्यूकस। इन तीनों का ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देखिए, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पैप्सिन। जो पैप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, इसको वर्क करने के लिए ना एसिडिक मीडियम चाहिए। अब वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब स्टमक में खुद हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एसिडिक है, तो क्या मैम एसिड हमारे स्टमक को कुछ हार्म नहीं करता? तो करता है। देखो यहाँ पर लिखा है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो म्यूकस सिक्रीट हुआ, म्यूकस ही आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ एन एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस।
और अगर इस एसिड की, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर एसिड ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो उससे होती है एसिडिटी, और उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड्स। ठीक है, अब फूड अब स्टमक से एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यही था हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। स्टमक के बाद अब फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल होती है जिससे कि फूड वापस से स्टमक में ना आए, या फिर इसको आप ओपनिंग की तरह ले सकते हो। ये ओपनिंग होती है जिससे स्टमक से इंटेस्टाइन में फूड जाता है, और स्फिंक्टर मसल क्लोज हो जाती है जिससे वापस स्टमक में इंटेस्टाइन से फूड ना आए। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है ये भी सब में डिफरेंट है। इसको हम देखते हैं पिक्चर से। तो साइड में जो पिक्चर लगी है उसमें देखो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों ये डिफरेंस आता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. अब मैम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन क्यों होती है, क्योंकि लीवर और पैनक्रियाज की जो सिक्रीशंस हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एंटर करती हैं। और लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस जिसमें होते हैं बाइल सॉल्ट्स जो करते हैं फैट्स की डाइजेशन, और पैनक्रियाज सिक्रेट करता है एंजाइम्स जो आपकी करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन। तो कंप्लीट डाइजेशन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यही होती है। ओके, अब देखो जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, अब तो वो एसिडिक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to emulsifying action of soaps on dirt that we have learnt about in chapter 4. चैप्टर 4 तो पढ़ा नहीं है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का है, उसमें भी इमल्सिफिकेशन होती है। एक्चुअली क्या होता है, जो बाइल जूस सिक्रीट होता है, जो लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, वो जूस एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, और पैनक्रिएटिक एंजाइम फंक्शन करते हैं एल्कलाइन नेचर में, तो वो सारा जो मीडियम है एल्कलाइन करने का वो फंक्शन होता है बाइल जूस का। इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स भी उसमें होती हैं। बाइल सॉल्ट्स क्या करती हैं, ये करती हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, मतलब फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करती है। उससे क्या होता है, जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है वो उन ग्लोब्यूल्स पर प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा और एंजाइम एक्शन उतना बेटर होगा। ठीक है, द पैनक्रियास सिक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फर्स्ट एंजाइम है फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट्स वही हैं जो बाइल सॉल्ट्स ने ब्रेक डाउन किए हैं। ठीक है, तो पैनक्रियास क्या करेगा, दो एंजाइम सिक्रीट करता है, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन की डाइजेशन, लाइपेज करता है इमल्सिफाइड फैट्स की डाइजेशन। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टिनल जूस. The enzyme present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and glycerol. ये जो हाईलाइट किया है वो हाईलाइट इसलिए ही किया है क्योंकि ये ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और वो ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं, इंटेस्टिनल जूस।
ठीक है। और जूस में भी एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम क्या फंक्शन करते हैं एंड में, वो प्रोटीन्स को एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये कॉम्प्लेक्स फूड से, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट से एक सिंपल न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड बनाया और इसी को ही हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करके पूरे सेल्स में पहुंचाता है, ठीक है। कौन किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, अब फूड डाइजेशन हो चुकी है प्रॉपर और कंप्लीट, ठीक है। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, वॉल ऑफ स्टमक से अब जाएगा वो ब्लड में। ब्लड में कैसे जाएगा, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये विलाई हैं, बहुत सारे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take in absorb food to each and every cell of the body. एंड में फंक्शन यही है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा जो हमने जितना भी सिंपल अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, या फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, जो हर सेल को चाहिए, ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड, और कहाँ से करेगा, विलाई से अब्जॉर्ब करके, ठीक है। इसलिए उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का रीज़न वही है कि उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। और सेल के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो देगा हमें एनर्जी, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू टिश्यूज़ एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़। अब जो हमारा अनअब्जॉर्ब्ड फूड है, ठीक है, देखो सारा का सारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, जो डाइजेशन हुई है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की हुई है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है या जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन का कोई और फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है वाटर को, वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ होती है। उसके बाद जो अनअब्जॉर्ब्ड या वेस्टेड फूड है, वेस्टेड फूड मटेरियल, उसको एनस से, एनल स्पिंक्चर से बॉडी से बाहर निकाला जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंक्टर, ठीक है। एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। माउथ, माउथ जिसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, वहाँ पर थे स्लाइवरी ग्लैंड्स, थे नहीं हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, दे सिक्रेट सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब माउथ क्योंकि सलाइवा में मिक्स हो गया आपका जो फूड है, तो वो बन जाता है बोलस, उसको बोलस बोलते हैं। बोलस जाता है, बोलस एंटर करता है इसोफेगस में, इसोफेगस है आपकी फूड पाइप, और इसोफेगस में होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिससे कि फूड जाता है स्टमक में, या फिर जो बोलस है वो स्टमक में एंटर करता है। स्टमक जे शेप्ड होता है और स्टमक में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, या फिर स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो 3 सिक्रीशंस करते हैं। फर्स्ट है म्यूकस, HCl एंड पैप्सिन, ठीक है। अब इसमें भी म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्शन करता है HCl से स्टमक की, और HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि पैप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन कर सके, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन के डाइजेशन कौन करेगा, पैप्सिन, और किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड्स में। अब स्टमक से जो फूड है, जो एसिडिक फूड बना, या फिर एसिडिक काइम बोलते हैं इसे वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हर्बीवोर्स की वो लॉन्ग होती है, कार्निवोर्स की स्मॉल होती है, यही पढ़ा। इसके अलावा हर्बीवोर्स की लॉन्ग क्यों होती है, बिकॉज उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है 2 और सिक्रीशंस, जो कि एक लीवर है और एक है पेनक्रियाज, ठीक है। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस और पेनक्रियाज सिक्रीट करता है पेनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस क्या करता है, ये एक तो जो एसिडिक फूड जो एंटर करा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कन्वर्ट करेगा एल्कलाइन नेचर में,
और दूसरी चीज़ जो सॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बाइसॉल्स, वो करती हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करती है ताकि पैनक्रिएटिक जूस अपना एक्शन अच्छे से कर पाए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम का फंक्शन ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है जिसमें एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन के डाइजेशन, लाइपेज करता है लिपिड्स के डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट्स के डाइजेशन करता है। ये सारा सिस्टम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का था। यहाँ पर बाइल जूस का फंक्शन भी मैंने लिखा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स और दूसरा एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज़ थी, वो था इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, जो कि जूसेस सिक्रेट करते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस, जिसमें एंजाइम जो है वो क्या फंक्शन करता है, वो प्रॉपर डाइजेशन करता है। प्रॉपर डाइजेशन मतलब ये कंप्लीट डाइजेशन वर्ड जहाँ भी आ गया वहाँ पर ये चीज़ होगी। प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा अमाइनो एसिड्स में, कार्ब्स को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, ओके। अब फूड एंटर कर गया है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंटर कर गया है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, ये ईजेशन करती है। ईजेशन का मतलब है फूड को या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, और बाहर कहाँ से निकाला जाता है, एनल स्फिंक्टर होता है वहाँ से। और दूसरा है वाटर अब्जॉर्प्शन। जो वाटर अब्जॉर्प्शन होती है अनडाइजेस्टेड फूड में या फिर जो अनअब्जॉर्ब फूड है उससे वाटर की अब्जॉर्प्शन की जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये था आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो एनसीईआरटी का है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस। पेज नंबर 87 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? आंसर, autotrophic nutrition, food is synthesized from simple inorganic raw materials such as carbon dioxide and water. In heterotrophic, food is obtained directly or indirectly from autotrophs. This food is broken down with the help of enzymes. Second, presence of green pigment, which is chlorophyll, is necessary. In heterotrophic, no pigment is required in this type of nutrition. In autotrophic, food is generally prepared during daytime, and heterotrophic food can be prepared at all times. In autotrophs, all green plants and some bacteria have this type of nutrition, and heterotrophic में all animals and fungi have this type of nutrition. Question number 2. Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? Answer. The following raw materials are required for photosynthesis are: the raw material carbon dioxide enters from the atmosphere through stomata. Second, water is absorbed from the soil by the plant roots. Third, sunlight, an important component to manufacture food, is absorbed by the chlorophyll and other green parts of the plants. Now question number 3, what is the role of the acid in our stomach? Answer, role of the acid, which is HCl, in our stomach. Number 1, it kills germs present in the food. Number 2, makes the food acidic so that pepsin, which is protein digesting enzyme, can digest the proteins. Now question number 4, what is the function of digestive enzymes? Answer, digestive enzymes such as amylase, lipase, pepsin, trypsin, etc. help in the breaking down of complex food particles into simple ones. These simple particles can be easily absorbed by the blood and thus transported to all the cells of the body. Now question number 5. How is the small intestine designed to absorb digested food? Answer, the small intestine has millions of tiny finger-like projections called villi. These villi increase the surface area for food absorption. Within these villi
or villi, many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to the bloodstream. From the bloodstream, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body. So,